अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मूसा, 25 साल इनकी उम्र है। इनकी पटल्ला डिसलोकेशन हुई है, चपनी इनकी खिसक गई है दूसरे लफ्ज़ों में। आज ये हमारे पास आए हैं, इन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अभी आप कुछ अर्सा वर्जिशें करें, फिजियोथेरेपी करें। अगर आप 2 माह में आप बेहतर फील करते हैं तो हो सकता है हम सर्जरी से बच सकें। हम इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि पटल्ला डिसलोकेशन किन लोगों में होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है और कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मूसा से ही पूछते हैं कि मूसा, आपकी जो पटल्ला थी कैसे डिसलोकेट हुई है? ये तकरीबन बिगिनिंग ऑफ जनवरी में हुई थी, आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले। तो एक्सरसाइज करते हुए मतलब कि मैंने स्ट्रेच किया था और जगह थोड़ी सी कम थी, तो उसकी वजह से डिसलोकेशन हो गई थी। लेकिन ये रिकरेंट डिसलोकेशन है। इससे 7 साल पहले भी मेरी लास्ट एपिसोड था, वो मेरी एक्चुअली दूसरी नी की थी, लेकिन वो भी हुई थी। एंड लाइक इससे पहले भी 2 दफ़ा, पहली दफ़ा ये तकरीबन मैं 12-13 साल का था, तो ये स्कूल में हुआ था। याद है कि वैसे कैसे होता है ये? जब भी आपको लगा कि कोई ऐसे एंगल, खास एंगल, तो बता सकते हो? जी बिल्कुल, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले तो ये तो क्योंकि एंगल मेरा काफी नी जो था ना, वो एक तरह समझे तकरीबन 90 डिग्री पे बेंड हुआ था और प्रेशर उस पर पड़ा था, जिसकी वजह से जो वजन उठाया हुआ था आपने? मैं स्ट्रेच करा था, लेकिन जो जगह इनफ नहीं थी, तो दूसरी साइड पे वॉल थी, तो वॉल टांग का प्रेशर और दरमियान जो वॉल का प्रेशर है ना, वो सारा नी पे आ गया था, जिसकी वजह से ये डिसलोकेशन हो गई थी। और उससे पहले जो है वो सीढ़ियां उतरते हुए हुई थी, जब मतलब कि ज्यादा अगर शार्प एंगल इस तरह करके नी का हो जाए तो इस तरह करके वो डिसलोकेट हुआ था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे पटल्ला डिसलोकेशन हुई जी, तो वापस कैसे आई थी? वापस जब मैंने अपनी टांग को सीधा किया ना, तो और हल्का सा नज करना पड़ा था, तो आ गया था। हाँ, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग रिकरेंट पटल्ला डिसलोकेशन के केस होते हैं ना, वो यूजुअली वो अब ट्रेन भी हो चुके होते हैं, हैबिचुअल भी हो चुके होते हैं, और कई दफ़ा टांग को खुद ही सीधा करते हैं तो वो वापस आ जाती है। लेकिन मैं वीडियो के अंदर आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर किसी की पटल्ला डिसलोकेशन हो गई है, एमरजेंसी हो गई है, तो आप लोग खुद घर में कैसे उसको रिकरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी मेन वजूहात क्या होती हैं। पटल्ला डिसलोकेशन की वजूहात की बात की जाए तो नंबर 1 हम ये देखा है कि बच्चियों में पटल्ला डिसलोकेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं उनके जॉइंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, मदर को पहले पटल्ला डिसलोकेशन होती रही हो, तो उनकी बच्चियों में हमने अक्सर देखा है कि पटल्ला डिसलोकेशन होती है, उनके जॉइंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे जिनकी थोड़ी सी फ्लैट फिटेड हों, या उनकी बेसिकली कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसे एंगल के अंदर जब वो डीप बेंडिंग करते हैं और अनड्यू स्ट्रेस जो होता है, अनड्यू स्ट्रेस जब वो इस नी के ऊपर पड़ता है तो चपनी यूजुअली बाहर की तरफ खिसक जाती है। इसको हम कहते हैं कि ट्रॉमेटिक, या कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, या कोई फुटबॉल खेलते हुए नी ट्विस्टिंग हो जाए, या आप कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं लेकिन आपके ये जो लिगामेंट है पटल्ला के अराउंड वो वीक हैं, तो सभी पटल्ला डिसलोकेशन देखी जाती है। अच्छा, पटल्ला डिसलोकेशन के अंदर होता क्या है कि यूजुअली पटल्ला बाहर तरफ चली जाती है, उसके बाद आपसे टांग सीधी नहीं होती। अगर आइडियली उस वक्त आप अभी यूं ही इंजरी हो, तो अगर आप पटल्ला को यहाँ से पकड़ें और टांग को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नीचे सीधा करें, तो ये बिल्कुल पटल्ला रिलोकेट भी हो जाती है और बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड में ट्रस्ट करना ये होता है कि हमने ये जो चपनी है इसको सेंटर में लाना होता है। लेट से अज्यूम कर लें कि आपकी यहाँ पे पटल्ला डिसलोकेशन के बाद नी लॉक हुई है, आप ये फोर्स जो है अंगूठों की फोर्स यहाँ रखें और थोड़ा सा अपना जो दोस्त है या दूसरे हाथ की मदद से इसको यूं सीधा करेंगे तो पटल्ला रिलोकेट हो जाएगी। और ऐसी जो ट्रॉमेटिक पटल्ला रिलोकेशन के ऊपर हमारे बहुत से यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे की जाती है वो आप उनको जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जो रिकरेंट पटल्ला डिसलोकेशन है, बेसिकली जो बार बार होती है, उसका क्या इलाज है। देखिए, सबसे पहले हमेशा जो सर्जन है वो ये चाहते हैं कि आपके फ्रंट थाई मसल हैं वो स्ट्रांग हो। अच्छा, फ्रंट थाई मसल के अंदर भी बेसिकली क्वाड्स का लफ्ज़ है, 4 मसल होते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल होता है वो वीएमओ होता है, वास्टस मीडियलिस ओब्लिकस, क्योंकि उस मसल ने आके, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो मसल यूं आता है और वो जाके हुक करके यहाँ पे लगा होता है। अगर वो मसल वीक होगा तो पटल्ला जो है बाहर आसानी से डिसलोकेट हो जाएगी। एक फैक्टर तो ये होता है। तो लिहाजा एज ए फिजियो हमारा ये रोल होता है कि हम इस मसल को स्ट्रांग करने के पेशेंट को तरीके बताएं।
दूसरा पॉइंट अपने माइंड में रखिए कि होता क्या है कि ये इलियोटिबियल बैंड होता है, यहाँ से ये एक बहुत स्ट्रांग बैंड आके यहाँ पे लगा होता है। इलियोटिबियल बैंड जब मसल टाइट होगा तो उससे भी पटल्ला बाहर तरफ डिसलोकेट, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि या तो हमारा अंदर वाला मसल कमजोर हो या बाहर वाला पट्टा टाइट हो जाए, तो उससे भी चपनी डिसलोकेशन ज़्यादा होगी। तो लिहाजा एज ए फिजियो हमने इलियोटिबियल बैंड को रिलीज करना होता है। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि इसके साइड बाय साइड क्या होता है कि नॉर्मल हम देखें जो लोग बहुत ज़्यादा सेटिंग करते हैं उनके ग्लूट्स वीक हो जाते हैं, और जब ग्लूट्स वीक होंगे उससे भी पटल्ला डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साइड बाय साइड अगर आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हैं, आपके काफ मसल टाइट हैं, उन लोगों में भी पटल्ला डिसलोकेशन ज़्यादा होगी। तो लिहाजा अगर कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसके अंदर हमने जो टाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लूजन करना होता है और जो वीक स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्ट्रांग करना है। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे में कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए ताकि हमारे मसल स्ट्रांग हो सकें और कौन से स्ट्रेचेस करने चाहिए ताकि हमारे मसल जो टाइट हो लूजन हो सकें। ये दिन में कि सबसे पहली जो एक्सरसाइज होती है वो इंपॉर्टेंट है कि हम फ्रंट थाई मसल को एक्टिवेट करने का तरीका सीखें। नॉर्मली जब भी हमारे नी के अराउंड कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, तो ये सामने वाला मसल काम करना छोड़ जाता है, उसमें डिम लाइट आती है। अब जब वो डिम लाइट होती है, मसल इनहिबिशन में होता है, तो पेशेंट ज़्यादातर अपने हिप से ज़ोर लगाना शुरू हो जाते हैं और हिप की ज़ोर से ही अपनी टांग उठा लेते हैं और उनको ये लगता है कि हमारा मसल काम कर रहा है। अभी अब ये देखेंगे मूसा को मैं किस तरह से ट्रेन करता हूँ। अगर आपको भी नी का कोई मसला है तो हमेशा इस तरह से आपने एक्सरसाइज करनी है। मूसा अपना मसल को टाइट करेंगे प्लीज़, छोड़े, मसल टाइट करें। और जब मसल टाइट करते हैं तो ये रूल होता है कि जो पटल्ला है ये ऊपर की तरफ ग्लाइड करते हैं। छोड़े मसल, फिर टाइट करें, शाबाश, छोड़े, फिर टाइट करें। इसको हम कहते हैं क्वाड्स एक्टिवेशन। फ्रंट थाई मसल को कैसे एक्टिवेट करना है, आप लोग हमेशा 10/2 रेपिटेशन के साथ 10/3 रेपिटेशन दिन में 100 टाइम्स इसको रिपीट करें ताकि आपके मसल और माइंड ओवर बॉडी, यानी कि आप अपनी मर्जी से मसल को कंट्रोल करना सीखेंगे। फिर नंबर 2 आएगा नी प्रेस डाउन, घुटना नीचे दबाना, ठीक है। नी को इस तरह से दबाएं कि जैसे नीचे कोई गैप ही नहीं है, ठीक है। घुटने को दबाना, इसलिए छोटा टॉवल रोल करके रखा जा सकता है। ये हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज होती है। इसको भी 10/2 रेपिटेशन साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर दोहराना चाहिए। एंड नंबर 3, हम अपने पेशेंट कहते हैं एक टांग को आप बेंड कर लें, पाँव आपकी तरफ खींचें और घुटने को ज़ोर से नीचे दबाएं और टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं, ऐसे जैसे एक तीर की तरह टांग, एक रॉड की तरह टांग सीधी होनी चाहिए। अगर घुटने में खम आ रहा होगा तो इसका मतलब फ्रंट थाई मसल वीक होगा और आपको दोबारा से डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज हो जाती हैं। इसके बाद मैं नॉर्मली अपने पेशेंट कहता हूँ सीधा होकर लेट जाएं, दोनों हाथ साइडों पर रखें ऐसे, और फिर अपने नी को देखते हुए मसल टाइट करना। मसल टाइट करें, यस, वेरी गुड, छोड़े, फिर टाइट करें। तो ये आपका माइंड ओवर बॉडी होगा और यही चीज़ हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। जब एक दफ़ा आपको लेट के लॉन्ग सिटिंग के अंदर भी आ जाएगा तो फिर आराम से कर लेंगे। इसी के अंदर आपको नी को नीचे प्रेस करेंगे, नी को नीचे प्रेस करेंगे, 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, नंबर 5 एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड देन पाँव आप सब खींचेंगे, घुटने को जोर से नीचे दबाएंगे और टांग को बिल्कुल सीधा एक रॉड की तरह उठाएंगे ताकि नी में कोई खम ना आए और इसको 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। तो ये नॉर्मली अगर आपके पटल्ला डिसलोकेशन हुई, अभी हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है तो फिर आपको फ़ौरन ये एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अगर आपकी नी की स्वेलिंग आ गई है तो फिर आपने सिर्फ फ्रंट थाई मसल एक्टिवेशन, नी प्रेस डाउन, ये 2 एक्सरसाइज स्टार्ट लें। एक दफ़ा स्वेलिंग खत्म हो तो फिर ये सारी एक्सरसाइज आप रिज्यूम करें। अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि जो स्ट्रेचेस हैं वो कैसे करने चाहिए ताकि जो हमारे टाइट स्ट्रक्चर हैं वो लूजन अप हो सकें। नंबर 1 जो स्ट्रेच होता है वो काफ स्ट्रेच है। इसके अंदर हम अपने पेशेंट को कहते हैं सिंपल, ये देखिए, ये हम मैनुअली काफ स्ट्रेच करते हैं, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करते हैं और 10 रेपिटेशन दोहराते हैं, ठीक है, 10 दफ़ा करते हैं ताकि मसल अच्छे तरीके से लूज हो जाए। इसके बाद नंबर 2 स्ट्रेच आता है। इसी के अंदर पहले जो मैंने स्ट्रेच किया था वो हमारे पेंडली का एक बड़ा मसल होता है, गैस्ट्रोक्नीमियस, उसका स्ट्रेच था। नंबर 2 के अंदर हम उसका छोटा मसल होता है, उसके अंदर हम हल्का सा नी को बेंड कर लेते हैं और 5 से 6 सेकंड का होल्ड करते हैं। इसको हम कहते हैं सोलियस स्ट्रेच होता है। इसको भी 10 रेपिटेशन कर देते हैं। इसके बाद हम हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं ताकि पीछे से जो स्ट्रक्चर टाइट है वो लूजन अप हो जाए। उसके लिए ये देखेंगे, आराम से हम पेशेंट की टांग को ऊपर उठाते हैं, ये वाली तरीके से लगा, ये इसमें बेहतर हो गए और फिर हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और ये उसका हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच होगा।
ये स्ट्रेच करने के भी हम 5 से 10 रेपिटेशन रिपीट करते हैं। इसके बाद हम उसके ग्लूट्स को स्ट्रेचन अप करते हैं कि दोनों हाथ ये रखिएगा नीचे से, दोनों हाथ से रखो मुझसे, खींचो अपनी तरफ, ताकि ये जो स्ट्रक्चर टाइट हैं वो भी लूजन अप हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम इलियोटिबियल बैंड का जो स्ट्रेच, जो साइड स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए ये देखेंगे साइड पे लेके जा सकते हैं, ताकि जितना बेस्ट पॉसिबल हम साइड पे लेके जाएंगे उससे ये इसकी स्ट्रेच आ जाएगी। इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर में बहुत से वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैं बताता हूँ स्टैंडिंग में कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो को नेक्स्ट पार्ट से, जहाँ थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज की जाती हैं जो बेसिक टारगेट्स को मीट कर लेते हैं, ताकि उनका VMO जो है वो बेहतर तरीके से काम करे। ये देखिए जो VMO मसल होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन सबसे आसान जो इजी मेथड है ये इलास्टिक बैंड आप देख रहे हैं ये लगाने से। ये बहुत इजी अवेलेबल है, लाहौर के अंदर अपोलो स्पोर्ट्स शॉप हमारे पास आम है, किसी भी स्पोर्ट्स शॉप पे जा सकते हैं, नहीं तो द्रास.com पे, टीमू पे, कहीं से भी आप ये 5 का सेट आता है। इसके ऊपर यूट्यूब चैनल पर वैसे मेरी वीडियो भी बनी हुई है कि किस तरह से इलास्टिक बैंड के साथ आप अपनी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यहाँ पे एक प्रिंसिपल को समझना बड़ा ज़रूरी है। प्रिंसिपल ये है कि जब हम ये लगाते हैं शुरू में, मैं प्रेफरेबली पेशेंट का आप ये देख रहे हैं थाइस के ऊपर लगाइए कि नी जॉइंट को मैंने स्पेयर किया है और नी जॉइंट से ऊपर ले गया। मकसद ये है कि जब ये टांग उठाए तो घुटने में खम नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस दूंगा शुरू के अंदर तो क्या होगा कि जोर लगेगा तो यहाँ पे खम आएगा और इसको नी में अराउंड पेन आ सकती है। तो रूल ये नंबर 1, पाँव खींचे, नी प्रेस करें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं और ये देखें ताकि नी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तो आराम से 10/2, 10/3 रेपिटेशन के साथ करेंगे तो आपका जो फ्रंट थाई मसल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब हमें लगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते हमने ये कर लिया है तो टांगे बेंड करेंगे मूसा, शाबाश, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम इसी इलास्टिक बैंड को इसके एंकल के राउंड ले आएंगे। अच्छा, एंकल के राउंड लेंगे, फिर हम कहीं टांग को थोड़ा खोल लें, पाँव खींचें, टांग को सीधा ऊपर उठाइए मूसा जी। तो ये वाली एक्सरसाइज करनी होती है ताकि मकसद अगेन यही है कि VMO आपका बेहतर तरीके से काम करे। अब आते हैं ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये दिन में कि जो रिकरेंट पैटेलर डिसलोकेशन है हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। नंबर 1, हमेशा अपना वज़न कम करें। वज़न जो है बड़ा डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है नी को डैमेज करने में। नंबर 2, लो सोफ़ा, लो चेयर पे अगर हम बैठे हैं या कोई डांस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ओपन पटल्ला स्पोर्ट जरूर पहने। ओपन पटल्ला स्पोर्ट की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, उसको देख लीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे हम कहते हैं होल होना चाहिए ताकि जब भी कोई आप डायनेमिक एक्टिविटी करते हैं, कोई डांस एक्टिविटी है, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको थोड़ी सी सपोर्ट दे देती है। जिन लोगों में भी पटल्लर डिसलोकेशन की हिस्ट्री होती है उन लोगों को आदमी तौर पर ये पहनना चाहिए। इसके अलावा अगर वो ज़्यादा देर बैठ गए हैं, लेट से कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, आपको ज़्यादा देर बैठे, तो आप कोशिश करें जब टांग को उठने लगे हैं तो उस टांग पे वजन डाल के ना उठे जिसकी पटल्ला डिसलोकेशन हुई है, उसको टांग को थोड़ा सीधा करें, हाथों के जोर से उठ जाएं। तो इस तरीके से आप अपने चांसेस जो हैं पटल्ला डिसलोकेशन के वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जी कि अच्छा हम कब तक वर्जिशें करें, कब तक हम फिजियोथेरेपी करें कि हम ठीक हो जाए, और नहीं ठीक हो तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या होता है। ये में नॉर्मली हमेशा ये में 2 से 3 माह का ट्रायल दिया जाता है वर्जिशों का, फिजियोथेरेपी का, मसल को स्ट्रॉन्ग करने का। अगर तो आपकी स्वेलिंग खत्म हो गई, आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए हैं और आपको कोई पेन वगैरह नहीं रही तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपकी नी के नीचे पेन रहती है, आपको वहाँ पे कोई आवाज़ें महसूस होना शुरू हो गई हैं, यानी कोई चीज़ का मतलब है कि नीचे से कार्टिलेज डैमेज होगी, वो फॉरेन बॉडी बनने का डर होता है, फिर भी आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने पूरी वर्जिशें की लेकिन फिर भी पटल्ला डिसलोकेट हो रही है रिकरेंट, फिर आपको लाजमी तौर पर सर्जन से सर्जरी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि नुकसान क्या होगा, हम सर्जरी नहीं करवाते तो नीचे जो पटल्ला है उसके नीचे जो कार्टिलेज है वो रगड़ खा खा के आपको अर्ली आर्थराइटिस कर देगी, और हो सकता है फिर जो छोटी मोटी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से गुजारा हो सकता है उससे गुजारा ना हो और हमारी जो रिमेनिंग लाइफ वो पेन में हो, और किसी स्टेज पे जाके हम एक बड़ी सर्जरी तक जाएंगे जिसके अंदर हम कहते हैं नी रिप्लेसमेंट। ये देखिए कई दफ़ा सिर्फ और सिर्फ हम जो पटल्ला का जो नीचे वाला सरफेस है उसी को ही रिप्लेस किया जाता है। अगर आपके पटल्ला का सरफेस इतना डैमेज हो, लेकिन कई दफ़ा अगर आपका पूरा जॉइंट डैमेज हुआ हो तो फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से जिन बच्चियों को पटल्ला डिसलोकेशन, रिकरेंट पटल्ला डिसलोकेशन होती है वो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करके अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगी, अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाएंगी ताकि मुकम्मल तौर पर ठीक हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो
वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि अब हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।